अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाने वाली नून लीग इत्तेहादियों के होते हुए भी तनहा नज़र आ रही है। ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी हुकूमत को बयानबाजी के ज़रिए टफ टाइम देती और अदम एतमाद का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। बजट के मामले पर भी हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन नज़र आई। फिर आसिफ अली जरदारी की ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम हुकूमत बना सकते हैं तो फिर गिरा भी सकते हैं। इसके अलावा ताज हैदर साहब की रिसेंटली ये स्टेटमेंट आई कि पीपल्स पार्टी नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा नैयर बुखारी की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट ये आई, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हुकूमत को इतना ही ख़तरा है तो फिर असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन करवा लें। अब ये मशवरा कितना ठीक या गलत है ये अलग बात है, मगर पीपल्स पार्टी के बिगड़ते तेवर में हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? कहीं बयानबाजी की हद तक किया जाने वाला अदम एतमाद असम्बली में तहरीक अदम एतमाद में तो तब्दील नहीं होने जा रहा। इसी पर बात कर लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, यहाँ तो इस वक्त लग रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी उनके खिलाफ अपोजिशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के बिगड़ते हुए तेवर की वजह क्या है? देखिए, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूं, आप बात कर रही थी तो मुझे ख्याल आया, एक सूटेड बूटेड आदमी है, वो एक चमचमाती हुई गाड़ी में एक खातून के साथ बैठा है। अच्छा। गाड़ी खड़ी होती है, वो बाहर निकलता है और बड़े एहतमाम से उस खातून का दरवाज़ा खोल के तो खड़ा हुआ है। वो खातून बाहर निकलती हैं, इतने में एक साहब दूसरे साहब से कहते हैं, यार ये क्या चक्कर है? तो वो जवाब देता है, या तो गाड़ी नहीं है या फिर बेगम नहीं है। अच्छा। अब इसमें देखना ये है कि ये जो नैयर बुखारी साहब ने कहा है, इसमें क्या उनको लग रहा है कोई डील हो गई है, या फिर उनको ये कि हुकूमत को जो होमवर्क दिया गया था वह पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा पहले से ही पेशबंदी की जाए। तो ये दो चीजें हैं, या गाड़ी नहीं है या बेगम नहीं है। देखिए, आपने पूछा है कि इत्तेहादी कहां खड़े हैं। इत्तेहादी पहले दिन से ही आज, और याद रहे कि दो किस्म के इत्तेहादी है ना, हम पीपल्स पार्टी को एक तरफ रखते हैं और बाकी जमातों को, एमक्यूएम वगैरह को दूसरी तरफ रखते हैं। हमें नजर ये आया कि ये दोनों पीपल्स पार्टी वालों का जहां तक ताल्लुक है तो वो मसलहतन साथ हैं, जो बाकी पार्टियां हैं वो मजबूरन साथ हैं। अब इसका हमने देखा बहुत दफा, यानी हमारे सामने ये आया, रिफ्लेक्ट हुआ कि ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस वक्त कहां खड़े हैं? सारे के सारे इत्तेहादी एक तरफ खड़े हैं और आप इत्तेहादियों की बात कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं? क्या वो लोग जो बड़े बड़े नून के स्टालवर्ट्स हैं, जावेद लतीफ साहब हो गए, साद रफीक साहब, कहीं नजर आ रहे हैं आपको? हुकूमत के साथ तो नून लीग भी नहीं खड़ी हुई, इत्तेहादी तो आते हैं बाद में। मुश्किलात तीन हैं। पहली मुश्किल है जो होमवर्क मिला था कैसे पूरा करें, पूरा हो नहीं रहा। कभी बिजली की बात होती है, उसके बिलों की, और कभी महंगाई की बात होती है। हाँ। और कब अब तो आईपीपीज भी बीच में आ गए हैं, ये तो सर पे यानी तलवार लटकनी शुरू हो गई है। दूसरा, ये जो पीटीआई का बैल है, ये इतना मुंह जोर हुआ है कि उनको संभालना, और जब उनको टॉकिंग पॉइंट दिए गए थे तो कहा था कि इसको आपने संभालना है, वो बिल्कुल नहीं संभल रहा। तीसरा, अपने अपने सियासी मफादात की हिफाजत भी करनी है, क्योंकि आगे भी तो इलेक्शन आने हैं, अवाम सारा कुछ देख रहे हैं। तो इस सारे को अगर आप देखें तो ये तीन मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं। एक छोटा सा मसला साथ में अटैच्ड है, वो भी बता देते हैं। वो क्या है? वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी का जी। हद ये है कि आपके खित्ते में और या बैनुल अक़वामी तौर पे कोई चीज़ होती है तो फॉरेन ऑफिस है या कोई और इदारा है, तो इस कदर ज़्यादा वहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही, अफरा तफरी है कि पहली आती है पीआर यानी प्रेस रिलीज, और उसमें इजराइली एडवेंचरिज्म का जिक्र है। साथ ही दूसरी आ जाती है, उसमें एडवेंचरिज्म काट दिया जाए और उसमें इजराइल का नाम काट दिया जाता है। ये सारा अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये रेसिपी है, ये बता रही है आपको कि हुकूमत अंदर से मुश्किल से ढांचे किसी पे खड़ी है, और वो ढांचा किसी वक्त भी हिल सकता है। और उसको अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लीजिए पीछे कि डीरेल हो रही है हुकूमत, फिर अता तारड़ साहब जिस तरह से बार बार आके वजाहतें दे रहे हैं,
फिर ये जो आपकी मखसूस नशिस्तों का आया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, आप लोग जो है उसको मान नहीं रहे, ईसीपी कुछ कह रहा है। ये तमाम सूरत हाल ये बता रही है कि हुकूमत मुश्किलात में है। अब ये है कि इत्तेहादियों के लिए क्या ऑप्शन है जी। इत्तेहादियों को चाहिए फेस सेविंग, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, मेरा तज्जिया यहां तक कहता है कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, खत्ता के जो मिनिस्टर इस वक्त आपके हुकूमत में हैं, उनको भी कोई फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि जो चल पड़ा है सिलसिला, उस सिलसिले में कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि ये हुकूमत 2 साल या 3 साल या 5 साल चलेगी। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये जो मखसूस नशिस्तों का आया है, और वो जो अक्टूबर में एक और फैसला आना है जी। अब इस सारे में अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि हुकूमत एक कड़वी गोली थी, वो उन्होंने निगल ली, लेकिन उसके असरात नहीं हो रहे जो कि उनको चाहिए थे या उनको तवक्को थी उसकी। और ये कि हड्डी जो है वो निगलने की कोशिश की, लेकिन गले में फंस गई। गले में फंस गया। ठीक है राव खालिद साहब, नैयर बुखारी साहब ने हुकूमत को असेंबली तहलील करने का मशवरा दिया है। एक तो आप ये बताएं कि क्या ये एक अच्छा मशवरा है, क्या ये एक ऐसा मशवरा है जो कि इत्तेहादियों को आपस में एक दूसरे को देना चाहिए? क्या वजह बनी होगी इसकी? देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इलेक्शन के अलावा हल कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, एक मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, इत्तेहादी भी शामिल हैं, उनको दिन ब दिन ये इदराक होता जा रहा है कि अगर ये हुकूमत चलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर है हर कोई अपने अपने कोशिश करता है कि किस तरह से मामलात को बेहतर किया जाए, अपनी सियासी साख को बचाया जाए। PDM 1 हो, PDM 2 हो, मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ साथ अपने इत्तेहादियों की सियासत का भी तकरीबन बेड़ा गर्क किया है। तो अब होता ही है कि जो अवामी इशूज़ जो होते हैं उसके ऊपर आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो इत्तेहादी हैं वो ज़रा अवामी जो राय है या अवामी जो मसाइल हैं उसके हवाले से वो हुकूमत से ज़रा डिफरेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, ताकि कम अज़ कम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो नज़ीम साक़ साहब ने नून के लोगों की बात की, वो भी मोस्टली वो लोग हैं जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, जिनको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, हमें किस किस मुश्किल का सामना होगा वहाँ पे। इसलिए वो भी उस तरह से आपको खुल के हुकूमत की हमायत में आते नज़र नहीं आते। जहाँ तक नैयर बुखारी साहब की बात है, तो वो मेरा ख्याल है उनको अगर पता चल गया है कि हुकूमत मुश्किल में है तो वो खुद भी बात कर सकते हैं, और सदर साहब बैठे हैं, सदर साहब वज़ीर आज़म से बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब से बात कर सकते हैं, तमाम लोगों से बात कर सकते हैं कि जी हाँ बताएं क्या मुश्किल है, हम मिल के चलने को तैयार हैं, मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं, हमें बताएं हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट देना जो है वो मुझे लगता है कि वही हम अवामी हमदर्दी लेने की एक कोशिश है। उसमें मुझे उतनी संजीदगी नज़र नहीं आती जिस तरह वो समझ रहे हैं चीज़ों को। अगर वो वाकई इसी तरह से हैं तो ये मामलात किसी और जगह पे तय होने चाहिए, ये पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए तय नहीं होंगे। कि पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा असेंबली अगर तोड़ भी दे नून लीग, क्योंकि अभी भी ज़ाहिर है वो वोट नहीं ले पाए, पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाए। देखिए, पीपल्स पार्टी को नुकसान भी कोई नहीं होगा, उनको सिंध की हुकूमत पे वो खुश हैं, वो उनको मिल जानी है, फिर भी दोबारा होंगे, तीसरी बार होंगे, तो 1-2 बार तो शायद वो और भी सिंध की हुकूमत ले ले जैसे भी लें। अब मुझे नहीं पता, लोग तो इल्ज़ामात लगाते हैं बहुत बड़े बड़े बलोचिस्तान और सिंध की हुकूमत के हवाले से, बिल्कुल सही बात है। तो अचकज़ई साहब ने भी लगाए हैं, तो लेकिन वो उनका स्टेक उस वक्त होगा जब उनको ये यकीन होगा कि मरकज़ में हम हुकूमत बनाने के काबिल है। फिर तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे कि जी फौरी तौर पर फारिग करो इसको और हम आगे बढ़ के ये हुकूमत लेते हैं। अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी ने 2014 में बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया था, जिस वक्त ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ जब धरना हुआ था उस वक्त रिज़ाइन करने को तैयार हो गए थे, तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, असेंबली के अंदर उनको डट जाने का मशवरा दिया और वहाँ पे उन्होंने उनकी पूरी सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट उस वक्त सर्वाइव कर गई, वरना उसी वक्त उसका धड़ तख्ता हो जाना था। तो अभी भी पीपल्स पार्टी वो रोल अदा कर सकती है, लेकिन अब मसला ये है कि जो सियासी साख की मैंने बात की, जिस किस्म की सूरत हाल है, अवामी सतह पे कोई ऐसा एक्ट नहीं हो रहा जिससे अवाम के अंदर कोई गुडविल क्रिएट हो हुकूमत की या उसके इत्तेहादियों की। इसलिए मामला एक कश्ती के सवार है, इसमें ये तो पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, वो चाहे मसलतन है चाहे मजबूरन है, इस गवर्नमेंट में वो एक कश्ती के सवार है। उनको पता है कि अगर नून की गवर्नमेंट डूबेगी तो हम भी साथ ही इसके डूबेंगे, सिंध तक तो शायद रह जाएं किसी हद तक, लेकिन
आगे वो नहीं चल सकेंगे। मसला एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला आप दिन ब दिन वो ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुल्क के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से मसाइल हों, माशी मसाइल हों, अंदरूनी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, उनको हल करने की ना सलाहियत रखते हैं ना विजन रखते हैं। साकिब, आपको इत्तेहादी कहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? और जैसे कि नज़मुल साकिब साहब ने कहा था कि मसलहतन है पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, तो अब जबकि वो हुकूमत बार बार छोड़ने की या असम्बलियाँ तहलील करने की बार बार बात कर रही है, क्या इससे ऐसा लगता है कि जो मसलहत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है या फिर कोई और मामला है? एक तो इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से बहुत पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं, दूर। वो ओहदे तो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सारी सहूलियात भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के ऊपर भार है मुख्तलिफ हवालों से, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम देखें तो इलेक्शन के बाद जब ये इत्तेहादी हुकूमत बनी थी तब से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलके जो हुकूमत में मौजूद हैं वो ये कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट का हिस्सा बनना है, और पहले ये कहा गया कि शायद वो बजट से पहले बन जाएं, फिर कहा गया नहीं बजट के बाद जो है वो उनका आना जो है वो तय है। लेकिन ना बजट से पहले वो बने फेडरल कैबिनेट का हिस्सा, ना बजट के बाद बने, और हुकूमत जो है वो पै दर पै उनको सुबकी का सामना जो वो करना पड़ रहा है। उसमें रीसेंट पास्ट अगर आप देखें तो पीटीआई पर पाबंदी की उन्होंने बात की, आर्टिकल 6 लगाने की उन्होंने बात की, और वो वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ऐसी मुज़िका खेज़ आप उसको कहें या जो भी कह लें कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको बाद में ख्वाजा आसिफ ने भी प्री मैच्योर कह दिया। साहब ने कहा कि हतमी नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने तो मतलब डिफरेंट मुख्तलिफ बयानात उनके आते रहे। उनके जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, रज़ा रुबानी हैं, दूसरे उनके बयानात अलग थे, शर्जील मेमन जो है वो अलग ज़ुबान बोल रहे थे। अब जो पीपल्स पार्टी भी जो है वो मुख्तलिफ मेरे ख्याल में ऑप्शन वो खुले रखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बयान दे दिया कि हुकूमत बनाना और हटाना, और अब जो है वो नैयर बुखारी साहब ने भी एक जो है वो बयान दे दिया। तो ये मेरे ख्याल में सारे ही ऑप्शन ऐसे लगता है कि खुले रखे हुए हैं। और एक चीज और भी तय है कि आज अगर इमरान खान साहब अगर ये कहें कि हम ठीक है जी पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं, तो अगर तो पीपल्स पार्टी को कहीं से प्रेशर ना आया तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी तो तैयार हो जाएगी। तो इसमें इस सारे मामले में जो कश्ती है वो मुस्लिम लीग नून की भंवर में है। अगर नैयर बुखारी साहब के जो बयान है उस पर अगर जाएं और ये बैठ जाएं इमरान खान साहब के साथ और ये री इलेक्शन में चले जाएं, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो मुस्लिम लीग नून का है। पीपल्स पार्टी का जो हिस्सा है वो उन्होंने जैसा तैसा है वो ले लेना है। ये आप ये इसको जो भी नाम दें कि सिंध में ना तो मुस्लिम लीग नून उस तरह एक्टिव है, ना ही पीटीआई। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं जहां वो एडजस्ट करना होता है वो क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो फिर आपको पता है कि वो पूरी सियासत की बसात जो है वो बिछाए हुए हैं। वो हर तरफ जो है वो नजर रखे हुए होते हैं, और जहां पे प्रेशर की जरूरत होती है वो प्रेशर भी आ जाता है, और जहां पे उनके साथ बैठने की जरूरत होती है साथ भी बैठ जाते हैं। अब जो लेजिस्लेशन हो रही है उस लेजिस्लेशन में भी पीपल्स पार्टी है साथ, इलेक्शन एक्ट में या उन्होंने नजरसानी भी दायर कर दी। तो आप देखें कि हर महाज पे पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं उनके कुछ लोग जो है वो नजर आएंगे। तो जो कश्ती है वो हुकूमत की भंवर में है। हुकूमत के हवाले से आज भी ये बात हो रही है कि वो नहीं चल पा रही, नहीं वो हालात को नहीं काबू कर पा रहे। उन्होंने अगर एक ही उनकी कामयाबी कहें या जो भी उनको कहें कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा कि बाहर नहीं आ सकते, तो वो अभी तक कामयाब हैं कि उनको बाहर नहीं आने दिया। 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कल 5 अगस्त 2024 है। 1 साल उनको भी जो है वो हो गया है जेल में होते हुए। इसके अलावा हुकूमत एक और जो चीज भी है कि नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है 130 130, अब पतन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने सवालिया निशान ऐसा दिया है, उसको इतना वाइडली उसको डिस्कस किया गया है, उस पे कोई डिफेंस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लोग आकर बैठते हैं टॉक शोज में, वो कैसे डिफेंड करें कि उनके जो लीडर हैं
उनके जो सीट है उस पर सवालिया निशान, जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी नशिस्त जो है वो ट्रिब्यूनल के सामने है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी नशिस्त ट्रिब्यूनल के जो है वो सामने है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें तो अक्टूबर नवंबर में खतरा है कि जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो खोल दे 8 फरवरी इलेक्शंस और हमें घर ही ना भेज दे। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह दे कि आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये अगले 2 महीने में सारे कंक्लूड करें, ट्रिब्यूनल्स अपने फैसले, ये सारी इलेक्शन पिटीशन सुने और उनके फैसले कर दें, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और किसी अदालत को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मामला यहीं पे जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो सबसे बुनियादी जो पॉइंट है वो यही है कि इस हुकूमत की बुनियाद ही कमजोर है कि आप पर मेजॉरिटी पे अगर फॉर्म 47 का इल्जाम होगा तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकेंगे, कैसे आजादाना हुकूमत पॉलिसीज बना सकती है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है। और ये भी बात सुनी गई है कि अगर कोई MNA या कोई वजीर भी अगर बन गया है तो वो काम लेके जाता है तो उसको बताया जाता है कि भाई आप जो है वो फॉर्म 47 वाले हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ये कमजोरी है बुनियादी तौर पर। तो ये हमने अच्छा मशवरा दिया है मेरे ख्याल से, तो फिर इस हवाले से कि उनको असेंबलियां तैयारी चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए अगर इतनी ह्यूमिलिएशन की बात, और उनको इतना ही अगर खतरा है। तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, तफसीली फैसला तो अब तक जारी नहीं हो सका है, मगर 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला जारी हो गया है। ये फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लिखा है, जिसका क्रक्स ये है कि PTI मौजूदा केस में फरीक थी ही नहीं, तो PTI को रिलीफ आइन के बरक्स तख्लीक किया गया है और इस पर अमल दरामद के लिए आइन कुछ शिकों को मुअत्तल करना पड़ेगा, जिनमें आर्टिकल 51, 63 और 106 शामिल है। फिर एक और अहम बात ये लिखी गई है उस फैसले में कि किसी भी आइनी इदारे को ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे फैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ही ना हो। यहाँ इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ है, और ये कि 80 अरकान असेंबली अक्सरियती फैसले की वजह से मौक़िफ़ बदलते हैं तो ये उनके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी और फिर आगे आने वाले दिनों में प्रेसिडेंस अच्छा सेट नहीं होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जिसका इशारा मुख्तलिफ और भी जमातें और सियासी रहनुमा करते हुए नज़र आ रहे हैं। राव खालिद साहब, इस इख्तिलाफी फ़ैसले में तकरीबन वही पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि हुकूमत भी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, तो क्या ये माइनॉरिटी फ़ैसला आने के बाद क्या हुकूमत के स्टांस को एक लीगल, एक मॉरल ग्राउंड मिल गया है सपोर्ट करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल, ये आते रहते हैं अक़लियती फ़ैसले और बड़े बड़े गंभीर किस्म के आते हैं। अगर उनको इम्प्लीमेंट, अगर वो लीगल और कानून के हवाले से अक़लियती फ़ैसले की अहमियत होती तो शायद भुट्टो साहब फांसी ना लगते। 4-3 का फैसला था, उस पर 4 ने कहा कि जी ये ऐसा क्राइम है जिसमें जी 3 ने कहा कोई क्राइम ही नहीं बनता, एयानत तो कोई क्राइम ही नहीं है, तो उसमें आप 109 में उनको फांसी दे दी गई जो एयानत का होता है। तो इस तरह से एक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब बहाल हुई थी 1993 में, जो इसहाक खान साहब ने डिसमिस की थी, उसमें सज्जाद अली शाह साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा था और वो बड़ा वैलिड किस्म के आर्गूमेंट्स उनके भी थे, लेकिन वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि वो एक थे, बाकी कोई 12 जज दूसरी तरफ थे। तो इस तरह तो नहीं होता। अगर इस तरह से हम करने लगे तो फिर तो यहाँ का अफरा तफरी और अजीबोगरीब माहौल हो जाए और बिल्कुल डिज़ास्टर एक किस्म का हो जाए बिल्कुल ही। दूसरी बात यह है कि जो 11 जज साहबान PTI का हक तस्लीम कर रहे हैं, उसको किस तरह से देना है इलेक्शन कमीशन ने, उस पर 2 जजेस को इख्तिलाफ है, 3 जजेस को इख्तिलाफ है, 8 जजेस का कहना है कि वो उन्होंने तरीकाकार बता दिया कि आप इस तरह से उनको सीटें ये देंगे। तो अब इसका फैसला किसने करना है कि वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई है, वो फिर अदालत नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, और वो मेजॉरिटी डिसीजन से ही होना है। इन जज साहबान की बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इसका फैसला भी उन्होंने करना है, वो तफसीली फैसला आएगा, उसमें मेरा ख्याल है सारी चीज़ें होंगी। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक, आपने ठीक कहा, आज़म नज़ीर साहब की जो इमीडिएट आफ्टर ये 13 जुलाई का जो डिसीजन था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आप ये डिसीजन पढ़ते हैं तो आपको तकरीबन वो सारे नुकात उस पर नज़र आते हैं जो उन्होंने इतराज़ात किए थे। तो वो तकरीबन वही चीज़ें उसमें मेंशन है। हुकूमत का इतना फ़ायदा होगा कि 4 दिन इनको चूरन बेचने का मौका मिल गया। ये अपना सियासी चूरन बेचते रहेंगे। हाँ। देखे हम कहते थे इस तरह हो गया, देखे हम कहते थे आइन की खिलाफ वर्जी होगी, हम कहते थे आइन की राइट हो गया,
वो ये करते रहेंगे। इनको थोड़ा सा कह लें कि एक वो इखलाकी तो नहीं लेकिन सियासी तौर पे एक अच्छा उनको टॉपिक मिल गया है। लेकिन इसमें इस जो इजाफी नोट है उसमें एक दो गैर मामूली और नई चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से, एक तो तफसीली फैसला आने से पहले, शायद ये पहला इख्तलाफी नोट है, तफसीली फैसला आने से पहले यानी लिख दिया गया है, तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया और पता नहीं उसमें क्या जल्दी थी या क्या ज़रूरत थी उसके पहले उसको लिखने की। नजमुल साकिब साहब, पीटीआई को रिलीफ आइन के बरक्स देना ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इस इख्तलाफी नोट में आ गई। इसके बाद कानूनी तौर पर अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए तो फिर अक्सरियती फ़ैसला कहाँ स्टैंड करता है, या फिर वो करता है उसकी ज़ाहिर है मेजॉरिटी का फ़ैसला है तो वो तो रहेगा। आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब है रामीन। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेजॉरिटी अगर आ जाए डिसीजन तो फिर माइनॉरिटी व्यू की कोई आईनी कोई कानूनी हैसियत होती है। इसमें जो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो देखने की वो ये है कि शॉर्ट ऑर्डर में हमें पता लगा कि पीटीआई को तस्लीम कर लिया गया बहैसियत एक पार्टी के और रिजर्व सीटें उनको दे दी गई। ये शॉर्ट ऑर्डर था। अभी तफसीली फैसला नहीं आया और दरी असना ये बयान आता है। और ये जो तख्लीक का लफ्ज़ है ना, मैं ये कहूँगा कि ये जो इख्तलाफी नोट तख्लीक किया गया है इसके मुहर्रकात क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई, ये किस किस्म के टाइमिंग्स हैं जिसमें कि आप बताना चाहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है और उसमें बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बिटवीन द लाइंस आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एम्बट ही नहीं है, ये उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो जाए, और इन्होंने आइन के बारे में ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए, ये संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं और उसमें तवक्को नहीं की जाती कि इस तरह से हो। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा तसव्वुर में लाइए कि यही दो जज साहिबान होते और एक डीबी होता, डिविजनल बेंच होता, ये दो जज साहिबान बैठे होते और ये केस पेश आता, तो टोटली डिफरेंट ना होता। ये ब्यूटी है लॉ की। देखिए, जब हमने कानून पढ़ा ना, जब एलएलबी की, तो हमने एक उसमें सब्जेक्ट था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि आप किसी कानून की तशरीह कैसे करते हैं। इसीलिए तो दो वकील होते हैं ना, एक आपका इस तरफ होता है, एक तरफ उस तरफ होता है, केस तो एक ही होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जब बात आती है तो उसमें जब इन जजेस हजरात ने मेजॉरिटी फैसला दिया तो कोई हवा में तो फैसला नहीं दिया, कोई ये तो नहीं किया कि बेबुनियाद किस्म की किसी चीज़ पे किया। उन्होंने कुछ देख के, आइन और कानून देख के, समझ के किया। ये जो दोनों हमारे जज हजरात कह रहे हैं, ये भी किसी आइनी और कानूनी शिक के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। अब सवाल यहां पे आता है कि किसका फैसला माना जाएगा। तो अगर आप आइन और कानून को एक तरफ कर भी दें, जमहूरियत के कवानीन देखें तो उसमें जो मेजॉरिटी ने फैसला दिया है वो यानी प्रिवेल करना चाहिए। तकलीफ उस वक्त होगी, दुख की बात वो होगी कि अगर इस इख्तिलाफी नोट का असर पड़ता है, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, उस तफसीली फैसले पे जिसका अवाम को शिद्दत से इंतजार है, वो चीज जो है वो जरा तकलीफ दे होगी कि आपने ये ऑर्डर दिया और इसका चांस लेना, मेरा नहीं ख्याल, इतना कानून का हमें पता नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका चांस लिया जाएगा। लेकिन ये है कि कोशिश ये हो कि मामलात को सुलझाया जाए। ये एक गुत्थी सुलझती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी सुलझती है, तीसरी आ जाती है, और दरियासना क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। साकिब, अब तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन को इस इख्तिलाफी फैसले के बाद और एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, जिस तरह से वो पहले हीले बहाने करता रहा है। दूसरा ये कि तफसीली फैसला अब तक क्यों नहीं जारी किया गया, इस हवाले से कोई अपडेट आई? जी, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को 8 जजेस ने जो फैसला किया है उसी को उसने माना है, उसी को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम कहेंगे कानूनी तौर पर। और बाकी जो जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनके इख्तिलाफी नोट्स उस पे हैं, लेकिन 8 जजेस का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला करार दिया गया और उसी पे इलेक्शन कमीशन ने अमल करना है। और कल के इख्तिलाफी नोट का इलेक्शन कमीशन को कोई सहारा नहीं मिलेगा, ना हुकूमत वक़्त को मिलेगा। दूसरी जो आपने बात की कि जो
तफसीली फैसला है उसके हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में तफसीली फैसला आ जाएगा। वो तफसीली फैसला लिखा जा रहा है और उस के तनाजुर में, क्योंकि 8 जजेस थे, फिर तातीलात थी अंदरूनी मुल्क, कुछ बैरून मुल्क जो है वो जजेस चले गए, तो वो अभी जो है वो फाइनल हो रहा है। चंद दिनों में फैसला आ जाएगा। कल का जो इख्तलाफी जो अकलीती जो फैसला है, तफसीली फैसला आया है, उसमें बाकी पॉइंट्स तो अपनी जगह, लेकिन 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। मेरा ख्याल है वो अगर ना होती तो ज़्यादा जो है वो बेहतर होता कि ब्रदर जजेस के हवाले से उनको इनडायरेक्टली हदफ तनकीद बनाना ये कोई मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि उनकी जानिब से कहा गया कि तफसीली फ़ैसला अभी जारी नहीं किया गया और जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी। अब ये फ्यूचर का जो मामला है उसको आप माजी वाले फैसले में जिक्र करना ये मतलब हैरान कुन है कि फ्यूचर की चीज़ ये है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा। हालांकि इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फ़र्ज़ करें कि ये 15 दिनों में इलेक्शन कमीशन उस पर अमल कर देता है। सुप्रीम कोर्ट सितंबर या अक्टूबर में नज़रसानी सुनती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो नज़रसानी की दरखास्तें हैं वो मंजूर करते हैं और जो पहले फैसला था वो ख़त्म और नशिस्तें इनको दे दें, तो इलेक्शन कमीशन दे देगा, उनसे लेकर इनको दे देगा। मतलब ये रिवर्स होना, क्लॉक का रिवर्स होना कोई मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है, उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक बात और जो है वो इस इख्तलाफी नोट में की गई वो ये है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अगर ऑर्डर हो तो उस ऑर्डर को जो आईनी इदारे हैं उनको नहीं मानना चाहिए। अब मामला ये है कि ये जो कल से एक बहस जिन्हें जन्म लिया है कि इस फैसले इख्तलाफी नोट में ये चीज़ तो मतलब तयशुदा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस फैसले में ये जिक्र करने का इनडायरेक्टली मतलब ये लिया जा रहा है कि 8 जजेस ने जो काम किया है, क्योंकि पूरा जो सीक्वेंस है कि हमारे सामने पीटीआई थी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो 80 पीटीआई के लोग शामिल हुए थे, आज़ाद लोग, उनको कहीं चैलेंज नहीं किया गया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी। तो अब जो है वो आपने आइन को रीराइट करने से भी आगे कोई आपने काम किया है और आप कह रहे हैं कि मखसूस हालात में ये जो है फैसला दिया जा रहा है। तो इस सारा तनाजुर लिख के उसके बाद आइन उन्होंने कहा कि गैर आइनी जो कोई भी हुक्म जो है वो इदारों को नहीं मानना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ। तो इससे फिर ये समझा जा रहा है कि 8 जजेस का जो फैसला है शायद गैर आइनी है और 2 जजेस कह रहे हैं कि वो मतलब ये एक अजीब सी ये दूसरा जो पॉइंट है, इनमें ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इस पे बहस हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि 8 जजेस का जो फैसला आएगा उसमें बड़ी क्लैरिटी होगी। माजी की 2 मिसालें मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं। एक पीपल्स पार्टी की दौर में ये कोई एम्प्लॉयज थे, उनको मुस्लिम लीग नून ने सैक किया था बड़े पैमाने पर। राव साहब उस हवाले से जानते हो कि बहुत ह्यूज मतलब मुख्तलिफ इदारों से। तो उसमें यह हुआ कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 2008 में आई तो उन्होंने बहाल कर दिया, फिर वो मामलात चलते रहे, फिर उनको फिर निकाला गया, इस तरह करके वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उनको जो सैक हुए थे मुख्तलिफ इदारों से और वो हज़ारों की तादाद में थे, उनके केसेस लगे हुए थे, उनकी जो अपील थी वो डिसमिस हो चुकी थी, उनकी जो दरखास्तें थी वो डिसमिस हो चुकी थी, नज़रसानी की दरखास्तें उनकी वहाँ पे भी थी। अच्छा, नज़रसानी की जो दरखास्तें थी उसमें उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी मौजूद थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। उन्होंने वो नज़रसानी की सारी दरखास्तें खारिज कर दी कि आपका केस नहीं बनता। लेकिन क्योंकि हालात गैर मामूली थे कि हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो उन्होंने 184(3) के तहत उसका सो मोटो लिया और 187 का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, गैर मामूली इख्तियार, गैर मामूली हालात में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, वो इस्तेमाल किया और एक रास्ता निकाला कि उस रास्ते के तहत सारे लोगों को तो नहीं, उन्होंने एक जो है वो पॉइंट्स दिए कि बाज़ लोगों को उनके एक पैरामीटर्स बना दिए कि उन पैरामीटर्स पे जो पूरा उतरते हैं वो तो बहाल हो सकते हैं और वो एसओपीज के तहत बहाल होंगे, जो नहीं उतरते तो वो बहाल नहीं होंगे। तो एक रास्ता निकाला था। उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी मौजूद थे।
अब भी जो सूरत हाल है उसमें गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली हालात थे। ये अगर नशिस्तें हुकूमत वक्त के पास जाती जिनका पब्लिक मैंडेट नहीं, ये नशिस्तें मखसूस नशिस्तें, तो वो 2/3 अक्सरियत के 2/3 जो है वो अक्सरियत लेकर वहां एक जुडिशल पैकेज और पता नहीं क्या क्या जो है वो अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, आइन में आइनी तरमीम जो है वो करना चाह रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल में वो ठीक ना होता कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया और वो आइनी तरमीम करें। तो ये गैर मामूली हालात सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उन्हीं को देखकर उन्होंने ये फैसला किया है। और यकीनी तौर पर ये जो इसके हवाले से जब आएंगी तफसीलात तो मेरा तो ख्याल है बाकी चीजें तो हो सकता है पीछे रह जाएं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफी जो है वो चार्जशीट आ सकती है, जिसने 13 जनवरी के बल्ले के निशान के केस का फैसला जो तशरीह थी वो दुरुस्त नहीं की और वो इस सारी खराबी की जड़ बना और सुप्रीम कोर्ट को फिर जो है वो कंप्लीट जस्टिस और जो कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार है 187 का उस तरफ जाना पड़ा। उसकी वजूहात जो है वो चंद दिनों में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।